दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ राधिका जी की लिखी कहानी खत्म हुआ इंतज़ार। विक्रम आज ही ऊटी पहुंचा था। उसने होटल ना बुक करके एक कॉटेज रेंट पर लिया था, क्योंकि उसे पहाड़ों की सुंदरता पर अपनी किताब जो लिखना थी, और इस विषय के लिए ऊटी से अच्छी जगह और कहाँ हो सकती है। थकान की इस वजह से वो आते ही सो गया। शाम को घूमने निकला कि कुछ आइडिया मिले। उसे भूख भी लगने लगी थी। उसने सोचा कि पहले कुछ खा लिया जाए। आसपास कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो सोचा किसी से पूछ लिया जाए। तभी उसे एक लड़की दिखाई दी। वो उसके पास गया और बोला, एक्सक्यूज मी, पर वो नहीं पलटी। तब एक बार विक्रम ने फिर कहा, एक्सक्यूज मी। वो लड़की विक्रम की तरफ पलटी तो विक्रम को कुछ अजीब सा एहसास हुआ। फिर इस तरफ ज्यादा ध्यान न देकर विक्रम ने पूछा, यहां आसपास कोई फूड प्लाजा है क्या? उस लड़की ने इशारे से बता दिया और फिर मुंह घुमाकर खड़ी हो गई। विक्रम को उसका बिहेवियर कुछ अजीब सा लग रहा था। ऊपर से उसका पहनावा तो और भी अजीब था, जैसे किसी राजमहल से आई हो। खैर, विक्रम ने जाकर खाने का ऑर्डर दिया और खाना खाकर वो आसपास थोड़ा घूमा। काफी रात हो गई थी। उसे लगा कि अब जाना चाहिए, कल फिर देख लूंगा बाकी सारी चीजें। अब वो वापस जा ही रहा था कि उसे फिर से वो लड़की वहां दिखाई दी। वो हैरान हो गया कि ये कैसे हो सकता है, ये अभी तक यहीं खड़ी है। फिर उसने सोचा कि होगी कोई वजह, मुझे क्या। और वो ये सोचकर कॉटेज पहुंच गया और उसने लिखना भी शुरू कर दिया। अगले दिन सुबह वो फिर निकल पड़ा। सुबह से शाम हो गई। उसने काफी जानकारी भी इकट्ठा कर ली थी अपनी किताब के लिए। वो रूम पर जाने के लिए निकला तो आज फिर वो लड़की उसे वहीं दिखाई दी। विक्रम ने फिर ध्यान नहीं दिया। अब तो रोज यही होने लगा। हर रात को वो वहीं दिखती। 7-8 दिन हो गए, लगातार वो वहीं दिखती। विक्रम हैरान हो गया। आज उसे जब वो दिखी तो वो खुद को रोक नहीं पाया। वैसे भी पता नहीं क्यों जब भी वो उसे देखता था तो उसके पास जाने से खुद को रोक नहीं पाता था। बहुत मुश्किल से खुद को रोक पाता था। आज वो उसके पास चला ही गया और बोला, सुनो, तुम इतनी रात को रोज यहां क्या करती हो? बस खड़ी रहती हो। कुछ परेशानी है तो तुम मुझे बता सकती हो, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। उस लड़की ने अजीब तरह से विक्रम को देखा और बोली, क्या मदद करोगे तुम मेरी? जब मुझे जरूरत थी तब तो तुम छोड़कर चले गए। अब क्या मदद करोगे मेरी? इस बार उसकी आवाज और आंखों में बहुत गुस्सा था। विक्रम थोड़ा डर गया। ये क्या बोल रही हो तुम? मैं नहीं आया मतलब? मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं। ये सुनकर उस लड़की की आंखों में आंसू आ गए और वो बोली, छोड़कर तो तुम पहले ही चले गए थे मुझे, और अब पहचानते भी नहीं। अब विक्रम को लगने लगा था कि शायद ये कोई पागल है। वो बिना कुछ कहे वहां से चला गया। कॉटेज आने के बाद रात भर वो उस लड़की के बारे में सोचता रहा कि आखिर कौन है वो लड़की और क्या बकवास कर रही थी वो परेशान हो गया था। आज उसका कुछ लिखने का मन नहीं कर रहा था। अगले दिन वो फिर अपने काम के लिए निकला। इस बार वो बहुत देर तक घूमने के बाद एक जगह पहुंचा। उसने देखा कि वहां जंगल के बीच में एक बहुत बड़ा शानदार घर बना था। वो उस तरफ खिंचा चला गया।
उसे देखकर लग रहा था कि यहां काफी समय से कोई नहीं आया। वहां जाकर उसने देखा कि जगह जगह मकड़ियों ने जाले बना लिए थे। विक्रम ने जब अंदर देखा तो सोचने लगा कि भले ही अब यहाँ की हालत खराब हो, लेकिन जब कोई रहता होगा तो ये बहुत आलीशान दिखता होगा ये घर। यही सोचते सोचते वो बाहर आने लगा। अचानक उसे एक ठोकर लगी। वो एक दरवाजे से टकरा गया और उसे खुलने से वो अंदर जा गिरा। वो उठा तो उसने देखा शायद ये किसी का बेडरूम था। उसमें रखे सामान से लग रहा था कि वो काफी पहले के समय का था। अचानक उसकी नजर दीवार पर लगी एक पेंटिंग पर पड़ी, पर उस पेंटिंग पर बहुत धूल थी। बहुत बड़ी थी वो और शायद किसी चित्रकार से बनवाई गई थी। उसने जाकर उसे अपने रूमाल से जैसे ही साफ किया तो जैसे उसे झटका सा लग गया और वो तुरंत पीछे हट गया और फौरन बाहर भाग आया। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये कैसे हो सकता है। वो वापस कॉटेज आ गया। उसकी आंखों ने आज जो देखा था, उसका दिमाग उस पर यकीन करने को तैयार नहीं था कि उस पेंटिंग में वो खुद था, और वो भी उस लड़की के साथ जिसे वो पागल समझकर छोड़ आया था। अगले दिन फिर वो वहां गया जहां वो लड़की उसे दिखी थी, पर आज वहां कोई नहीं था। फिर वो हिम्मत करके उस घर की तरफ गया जहां वो कल गया था। वो इस गुत्थी को सुलझाना चाहता था। घर के आसपास कुछ ऐसा मिल जाए जिससे ये सब कुछ सुलझ सके। इसी की खोज में वो जंगल के काफी अंदर चला गया। वहां उसे एक छोटा सा गांव दिखा जहां मुश्किल से 8-9 घर होंगे। वो वहां पहुंचा। वहां जाकर उसने एक आदमी से उस घर के बारे में जानना चाहा तो आदमी ने बताया कि वो घर तो राजा महेंद्र सिंह और उनकी पत्नी माधवी का था। वही रहते थे वहां। इससे ज्यादा तो हमें नहीं पता, पर हाँ, हमारे दादाजी बता सकते हैं। उनको सब पता है। वो उनके समय में थे, अब काफी बूढ़े हो गए हैं। वो आदमी विक्रम को अपने घर ले गया और उसने विक्रम को उनसे मिलवाया। उन्होंने जैसे ही विक्रम को देखा तो वो हैरानी से बोल उठा, राजा महेंद्र सिंह, आप यहां? विक्रम बोला, मेरा नाम विक्रम है, महेंद्र सिंह नहीं। वो आदमी बोला, ऐसा कैसे हो सकता है? वही सूरत, वही कदकाठी, सब वही तो है। तब विक्रम बोला कि मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा बाबा। मैं खुद इस बात से बहुत परेशान हूं। ये कहकर उसने उन्हें सारी बात बताई। आप भी तो इतने बूढ़े हैं बाबा, और मेरी उम्र तो बस 32 साल की है। अब आप ही सोचिए कि मैं वो कैसे हो सकता हूं। तब बूढ़ा आदमी बोला, तो हो सकता है कि रानी माधवी के लिए आपका जो कर्तव्य अधूरा रह गया, उसी की वजह से आपने फिर जन्म लिया हो। तब विक्रम ने कहा कि कैसा कर्तव्य? बूढ़ा आदमी बोला, ये बात तब की है जब मेरी उम्र सिर्फ 30 से 35 साल थी, और ये गांव जो तुम देख रहे हो, यहां बहुत लोग रहते थे। उन दिनों एक युवक और युवती यहां आए थे। उन्होंने हमें बताया था कि उन दोनों ने प्रेम विवाह किया है, क्योंकि उनके राज्यों के बीच दुश्मनी है और कोई भी उनके इस संबंध को स्वीकार नहीं करता। इसीलिए वो यहां भाग कर आए थे। हमारे गांव वालों ने उनकी मदद की और उनके यहां रहने के लिए एक घर बनवाया गया। वो यहां बड़े प्रेम से रहने लगे। एक दिन रानी माधवी सीढ़ियों से गिर पड़ी। हमने वैद्य को बुला लिया और राजा महेंद्र को खबर भी पहुंचा दी, लेकिन वो नहीं आए।
और रानी माधवी उन्हें पुकारती पुकारती मर गई। तब विक्रम ने कहा कि अगर महेंद्र सिंह उनसे इतना ही प्यार करते थे तो वो आए क्यों नहीं। तब उस बूढ़े आदमी ने बोला कि कैसे आते उस दिन। जब उन्हें खबर मिली तो यहां आने के लिए तुरंत ही चल पड़े थे, और रास्ते में ही उनकी एक हादसे में मौत हो गई। ये सुनकर विक्रम दुखी हो गया था। तो इसीलिए माधवी की रूह इतने बरसों से यहां भटक रही है, और इस बरसों पहले रिश्ते के कारण ही मुझे उसके पास जाकर एक अजीब सा एहसास होता था। तो वो आदमी बोला, हाँ, और शायद मुक्त तभी होगी जब उनकी आखिरी इच्छा पूरी हो जाएगी। उन्होंने जाते जाते यही कहा था कि जब महेंद्र मुझे अग्नि दे दे तो उनसे कहना कि मेरी अस्थियां यहीं पहाड़ों में बिखेर दे। लेकिन जब हमें पता चला कि राजा महेंद्र तो पहले ही मर चुके हैं, इसीलिए हमने उनके शरीर का दाह संस्कार कर दिया, लेकिन उनकी अस्थियां संभाल कर रखी हुई हैं उसी घर में जहां वो रहते थे। हो सकता है उनकी इसी आखिरी इच्छा के लिए आपका दोबारा जन्म हुआ हो। विक्रम ने उन लोगों के साथ जाकर रानी माधवी का अस्थियों का कलश लिया और उसे लेकर वहीं पहुंचा जहां माधवी अक्सर उसे दिखाई देती थी। वहां जाकर उसने देखा कि आज भी वो वहीं थी। विक्रम ने रोते हुए उससे माफी मांगी और कहा कि कैसे आता, मैं तो तुमसे पहले ही मर चुका था, लेकिन अब तुम्हारी आखिरी इच्छा पूरी करूंगा मैं। शायद मेरा ये जन्म इसीलिए हुआ है। ये कहकर उसने सारी अस्थियों को कलश से निकाला और पहाड़ों में बिखेर दिया और बोला, लेकिन अब मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। ये कहकर वो उस जगह से नीचे कूदने ही वाला था कि माधवी ने उसे रोक लिया और बोली, नहीं महेंद्र, तुमने अगर ऐसा किया तो मैं कभी आजाद नहीं हो पाऊंगी। तुम्हें जिंदा रहना है। विक्रम ने देखा माधुरी की आंखों में आंसू थे और वो बोली, अब मैं मुक्त हुई महेंद्र। और ये कहकर वो गायब हो गई। विक्रम दुखी था कि उसकी आंखों में आंसू थे। भले ही उसे कुछ याद नहीं था, लेकिन फिर भी वो इस एहसास को महसूस कर सकता था। अगले ही दिन वो ऊटी से वापस आ गया। अब उसने किताब तो लिखी, पर महेंद्र और माधवी के प्यार और रिश्ते पर, कि किस तरह सिर्फ अपने हमसफर के इंतजार में एक रूह वर्षों तक पहाड़ों में कैद रही। दोस्तों, ये थी राधिका जी की लिखी कहानी खत्म हुआ इंतजार।